नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को एसके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए आज हम जीके बताने जा रहे हैं और एसके स्टडी की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नया वर्ष का। ठीक है, तो चलिए आज जीके बताने जा रहे हैं। जीके जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाता है जीके का। बिहार एसएससी एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल रेलवे ग्रुप डी यूपी पुलिस। देखिए ये जो जीके है, ये जो जीके बताने जा रहे हैं सिर्फ बिहार एसएससी के लिए नहीं है। ये एसएससी बिहार एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल रेलवे ग्रुप डी यूपी पुलिस बिहार दरोगा, ये मतलब सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ जीके है, आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग को एक बात बताने जा रहा हूँ कि आप लोग जो मतलब आप लोग जो 1 जनवरी को खुशी मनाते हैं, मतलब 1 जनवरी को जो आप लोग इधर उधर मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं, नया साल है तो खुश रहता है। खुशी तो आप लोग देखें नहीं, खुशी तो आप लोग देखेंगे जब अपना मेहनत करके नौकरी ले करके और पहला तनख्वाह जब अपनी मम्मी के हाथ में दीजिएगा तब आपको खुशी होगा, माँ बाप को भी खुशी होगा, नहीं मेरा बेटा जो है मेहनत करके अपना बल पे कमा के दिया। ठीक है, तो खुशी वो बहुत उस समय बहुत खुशी आएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग मेहनत कीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग भी अपना मम्मी पापा का सहारा बने और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आप लोग एसके स्टडी चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग को हर नॉलेज मिलेगा और सफलता जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके का है, तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए बोर्ड छोटा है इसीलिए कम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहाँ तक 5 तक ही क्वेश्चन है, उसके बाद 6 बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है जीके क्वेश्चन है, जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार एसएससी रेलवे जितना भी मतलब सभी प्रतियोगिता में कंपटीशन का जितना मतलब होता है सभी में जीके पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट जीके। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। जीके का 50 नंबर, जीके जीएस दोनों मिलाकर 50 नंबर का पूछा जाता है। अब जीके का भी तैयारी कीजिए, सभी में काम आने वाला है। यूपीएससी बीपीएससी में भी जीके पूछता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मॉक टेस्ट 1 है। जीके का ये मॉक टेस्ट 1 है। ये क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी जीडी HCL MTH रेलवे यूपी पुलिस अदर मतलब सभी में पूछा जाता है जीके से। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है
केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? बोल रहा है केंद्रीय जल, ये केंद्र का जो जल है और विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हो जान लीजिए। ऑप्शन नंबर दिया है खड़गवासला में, सिलेरू में, जामनगर में, श्री सोलम में। तो ऑप्शन नंबर ये हुआ खड़गवासला में। ठीक है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र, केंद्र यानी गोदाम, जैसे बोलता है कि इसका गोदाम कहाँ है उसका कहाँ, तो इसका केंद्र जल और विद्युत शोध केंद्र तो खड़गवासला में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किससे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? यानी बोल रहा है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें एक मित्र द्वारा यानी कोई दोस्त के द्वारा उसको धोखा किससे मिला? तो देखिए यहाँ ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। यानी एक दोस्त के ऊपर भरोसा किया, वो दोस्त ने जाके ब्रिटिश सरकार को बता दिया, ब्रिटिश सरकार द्वारा वो पकड़ा गया, उसके बाद ब्रिटिश सरकार उसको मार दिया। तो इसमें दिया है नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तौतिया टोवे। तो ये पकड़ा गया था तौतिया, या आधा तो है तौतिया टोवे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा मारा गया था, ब्रिटिश सरकार पकड़ लिया उसके बाद मार दिया तौतिया टोवे को। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ठीक है, बोल रहा है 1929 में किसी अध्यक्षता में आयोजित हुआ, यानी 1829 में अध्यक्षता यानी एक सभा हुआ, मीटिंग हुआ, वहाँ पे आयोजित किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, यानी भारत का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था और लाहौर में हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता। तो ब्रिटिश सरकार से पूर्व स्वतंत्रता यानी पहले स्वतंत्रता का प्राप्त किया, मीटिंग बैठाने के पहले ये जो ब्रिटिश सरकार है इससे पूछा पहले आप स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखिए कि आप लोग हम लोग को स्वतंत्रता दीजिएगा, इस तब मीटिंग बैठेगा। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, और डी नंबर है मोतीलाल नेहरू। तो देखिए ये जो जवाहरलाल नेहरू है इसी ने ब्रिटिश सरकार को बोला था कि पहले हमको स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कीजिए, यानी बोल रहा था ब्रिटिश सरकार में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था वो ब्रिटिश सरकार को बोला पहले आप हमको स्वतंत्रता दीजिएगा, आप पहले इन्हें सबके बीच में कबूल कीजिए, हमको स्वतंत्रता दीजिएगा तभी हम लोग मीटिंग में जाएंगे। तो ऐसा किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब बोला था? तो 1929 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राज्य के नीति निर्देश तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? बोल रहा है राज्य के नीति यानी राज्य के नीति निर्देशन के अनुसार, यानी राज्य का जो नीति होता है उसके अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, उसके सिद्धांत के अनुसार महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। यानी बोल रहा है राजनीति के मतलब महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार कौन सा चीज जुड़ा हुआ है? धन एक समान वितरण, या ग्राम पंचायत की स्थापना, प्रबंध में श्रमिक की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का पूर्व शांति। तो इसमें जो है ग्राम पंचायत की स्थापना की है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्देशन तत्व का कौन सा
सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है। तो ये जो है ग्रामीण पंचायत की स्थापना महात्मा गांधी की दर्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझने में कहीं किसी को दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। ये सब जो है इतिहास का क्वेश्चन है, मतलब जीके है। ठीक है, तो आप लोग हड़प्पा सभ्यता ये तो क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से नव पाषाण युग से पाषाण युग से लौह युग से। तो आप लोग इसका ये क्लास 10 में अगर आप लोग सही से पढ़े होंगे तो इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, अगर आप क्लास 10 में सही से पढ़े होंगे तो इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। इसका होगा कांस्य युग से, मतलब काशी युग से। हम लोग ऐसे काशी युग बोलते हैं, लेकिन इसमें इतिहास के रूप में दिया हुआ है काशी युग से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 तक हो गया। हम हटते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको मिटाएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए ब्लैक बोर्ड जो है छोटा है, इसीलिए थोड़ा सटा सटा कर लिखे हैं। अगर समझ में कहीं पे नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कहाँ पे क्या नहीं समझ में आ रहा लिखा हुआ। ठीक है, चलिए इसीलिए 4 लिखे हैं कि समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। भारत तथा चीन के सीमा बनाने वाली रेखा बोल रहा है। भारत और चीन के बीच जो रेखा बनता है उस रेखा को क्या बोलता है? ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में कोई पूछा गया सवाल है। ठीक है, कर्क रेखा, मगध रेखा, ये सब पूछा जाता है उसमें यूपीएससी सब में, यूपीएससी बीपीएससी में। और ये यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है कि भारत चीन के सीमा रेखा बनने वाली रेखा कौन सा है। ठीक है, भारत तथा चीन के सीमा बनने वाली रेखा कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो मैकमोहन रेखा होता है, मैकमोहन। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है भारत तथा चीन के सीमा बनाने वाली रेखा, यानी उधर भारत है इधर चीन है, दोनों का बीच में जो रेखा बनता है उसको मैकमोहन रेखा कहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती? यानी बोल रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से, मतलब भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा, मतलब कौन कौन देश है जो ये भूमध्य रेखा जो है उसके होकर गुजरती है। जैसे आपका कोई बस्ती हुआ, उधर से मतलब दूसरे बस्ती से आप आ रहे हैं तो आपके बस्ती होते हुए गुजरा, तो कौन कौन बस्ती से आप गुजरे। जैसे हम यहाँ है, मतलब दूसरा बस्ती जाना है तो कौन कौन बस्ती होते हुए हम जाएंगे, तो वही बता रहा है किन किन देश से होते हुए मतलब भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आप देखिए ऑप्शन दिया है ब्राजील, जम्बिया तथा मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो आप लोग इसको कमेंट कीजिए। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो बताते हैं। देखिए कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ये जो भूमध्य रेखा है ये 3 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ये 3 देश है। ये 3 ऐसी देश है जो भूमध्य रेखा गुजरते हैं। इन समूह के कोलंबिया, केन्या और तथा इंडोनेशिया, तीनों देशों से होते हुए गुजरती है। कौन गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए ऑप्शन नंबर
8 की ओर चलते हैं। चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया, यानी बोल रहा है मतलब चाइनीस आदमी जो है, हेनसोंग नाम का एक चाइनीस आदमी था। हेनसोंग हेनसोंग नाम का एक चाइनीस आदमी था जो भारत में आया था भ्रमण करने, यानी भारत आया था यात्रा करने। ठीक है, तो भारत आया था तो किसके काल में आया था, यही ऑप्शन दिया। अशोक के शासन काल में, या चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। तो आप लोग अगर इतिहास ऐसे पढ़े होंगे तो इसका पता मालूम आंसर मालूम होगा। ठीक है, ये जो चीनी यात्री है हेनसोंग, ये जो चाइनीज का आदमी है हेनसोंग, ये भारत का भ्रमण करने किसके काल में आया था, किसके शासन काल में, तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, मतलब संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था यही पूछा है। ठीक है, ये संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था यही पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी के द्वारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो अगर आप लोग संपूर्ण क्रांति पढ़े होंगे तो आप लोग इसका ऑप्शन अवश्य कमेंट में कीजिएगा। तो चलिए, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था, और इसमें भी पूछा गया, नोट्स बनाए एकदम वीआई क्वेश्चन सब। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, आप लोग का अवश्य ये क्वेश्चन लगेगा उसमें। विंग्स ऑफ फायर बोल रहा है, विंग्स ऑफ फायर जो है, फायर का लेखक कौन है, लेखक बोल रहा है यानी लिखने वाला। जैसे हर बुक का एक लेखक होता है, यानी मूवी जब जितना भी फिल्म है उसका एक डायरेक्टर होता है, लेखक अलग होता है, उसको पहले लिखता है, उसके बाद उसके आधार पर उसको शूटिंग सब कुछ किया जाता है। उसी तरह ये विंग्स ऑफ जो फायर बुक है, इसका लेखक कौन है, तो ऑप्शन में दिया है एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। विंग्स ऑफ फायर का लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए, भखरा नांगला नांगल है, भखरा नांगल बांध स्थित है, यानी बोल रहा है भखरा नांगल बांध स्थित है, किस नदी पर स्थित है बांध, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है रावी नदी पर, सतलुज नदी पर, चिनाब नदी पर, गंगा नदी पर। ठीक है, तो देखिए, भखरा नागला सॉरी यार, नागल भखरा नांगल बांध स्थित है। ठीक है, तो स्थित है सतलुज नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये जो भखरा नांगल बांध है स्थित है, ये कहाँ पे है, सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 देखिए, सतलुज नदी का उद्गम है। ठीक है, बोला सतलुज नदी का उद्गम है, कौन सा देश है जो सतलुज नदी के उद्गम यानी सामने है, या सतलुज नदी उसी में है। ठीक है,
भारत में तो सतलुज नदी नहीं है, चीन में नहीं है, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा पाकिस्तान। सतलुज नदी का उद्गम जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को कहीं पे समझने में आए, कुछ प्रॉब्लम हुए या ना समझने में आए, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताएं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 12 तक बताए थे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, समझिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कल्हन द्वारा रचित राजतंगिनी में वर्णन है। ठीक है, बोल रहा है कल्हन द्वारा रचित राजतंगिनी में वर्णन है, यानी बोल रहा है किसके द्वारा मतलब रचित राजतंगिनी जो है, राजतंगिनी में वर्णन है, यानी राजतंगिनी में वर्णन तो किसके द्वारा रचा गया था ये? गीतों का संग्रह, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में, या इनमें कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिनी में वर्णन है। ठीक है, राज तरंगिनी जो है ये कश्मीर का इतिहास वर्णन किया था। ठीक है, कल्हन द्वारा राज तरंगिनी में वर्णन, यानी कल्हन मतलब कोई व्यक्ति का नाम होगा और राज तरंगिनी जगह का नाम होगा, वहाँ पे ही वर्णन किया था। किसको वर्णन किया था? तो कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया था वहीं पे। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। राजा राम मोहन राय का संस्थापक देखिए, राजा राम मोहन राय का संस्थापक थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय संस्थापक, किसके संस्थापक थे? ठीक है, तो आर्य समाज के, ब्राह्मण समाज के, रामकृष्ण मिशन के, प्रार्थना समाज की, यानी बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय जो है किस समाज के संस्थापक थे? तो आप लोग जानते हो, अगर क्लास 10 में पढ़े होंगे तो इतिहास, तो राजा राम मोहन राय जो है ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मैगनेट रेखा किस देशों के मध्य स्थित है? नमीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, पोलैंड। ठीक है, तो मैंगीनोट रेखा जो है, ये जो मैंगीनोट रेखा है ये मध्य, यानी मध्य में स्थित, यानी बीच में किन दो देशों के बीच में है? ये जो मैगीनोट रेखा है ये किन दो देशों के बीच में है, वही बताने जा रहा है। ठीक है, वही बोल रहा है बताने के लिए कि ये जो मैगीनेट रेखा है किन देशों के मध्य स्थित, मध्य मतलब बीच में, यानी किन दो देशों के बीच में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच ये मैगीनोट रेखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकार किया, यानी बोल रहा है भारत का जो संविधान सभा है, ठीक है, भारत का जो संविधान सभा है वहाँ पे भारतीय, यानी भारतीय नागरिक ने राष्ट्रीय ध्वज, यानी राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा की रूपरेखा को, यानी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की रूपरेखा को अंगीकार कर दिया, यानी अंगीकार कर दिया। कब किया था? तो अंगीकार कब किया था? तो वही बता रहा है 16 जुलाई 1947 को किया था। ठीक है, आजाद तो 15 भारत आजाद तो 15 अगस्त 1947 में हुआ, लेकिन रूपरेखा का अंगीकार कब किया? 22 जुलाई 1947
1947 को, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये नहीं कि 15 अगस्त 1947 मार दिए और यहाँ आके पता चला कि ये गलत था, ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय पहली बार गाया गया, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जो गीत है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो पहली बार कहाँ पे गया था और कब गाया गया। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था, और इसमें पूछा गया है कि पहली बार कब गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय पहली बार गाया गया यानी कब गाया गया, इसमें कब ने लगाया यानी अर्थ उसका हुआ, इसमें डायरेक्ट दे दिया भारतीय राष्ट्रीय पहली बार गाया गया यानी कहाँ पे गाया गया था, कब गाया गया था। देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत जो है सबसे पहले कलकत्ता में गया था, कलकत्ता में गाया गया है, ठीक है। और कब गया था तो 1911 ईस्वी, ठीक है। 1911 में राष्ट्रीय गान कलकत्ता में सबसे पहले गाया गया था, ठीक है। उसके बाद गाया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 1911 में राष्ट्रीय गान पहले सबसे पहले गाया गया था, ठीक है। और कहाँ पे गया था तो कलकत्ता में गया था, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक है किसको माना जाता है, डॉक्टर बी कुरियन, ये नंबर। ऑप्शन बी श्री एस एस राव, ऑप्शन सी श्री एस के भारद्वाज, ऑप्शन डी श्री मोरारजी देसाई, ठीक है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो इसका आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। नहीं जानते देखिए भारत के श्वेत क्रांति का जनक यानी श्वेत क्रांति, भारत में जो श्वेत क्रांति होता है इसका जनक बोल रहा है यानी जन्मदाता है, तो इसका जन्मदाता कौन है, डॉक्टर बी कुरियन, ठीक है। डॉक्टर बी कुरियन। अगर लिखने में अगर लिखा हुआ सही से नहीं दिखाई दे तो हम जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आप समझिएगा, ठीक है। ये कुरियन है, कुरियन, ठीक है। डॉक्टर बी कुरियन, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखिए। भारत का राष्ट्रीय फल, आप लोग तो मतलब पढ़े होंगे 10 में 9 में, जीके जीएस तो पढ़े होंगे। जब आप 8 10 में 8 9 या 10 में ऐसे थे तो छोटा वाला एक बुक आता था जीके जीएस का, जीके का। तो आप लोग पढ़े होंगे भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आप लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको उतारिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तक बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखिए। ब्लैक बोर्ड जो है छोटा है इसीलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। जितना हटेगा उतना ही लिखेंगे ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। दुनिया का न्यूनतम देश, ठीक है, यानी बोल रहा है दुनिया पूरा विश्व का नवीनतम देश है, यानी पूरा विश्व का नवीनतम देश यानी सबसे छोटा देश कौन सा है यही बोल रहा है, ठीक है। तो दक्षिणी सूडान, गणतंत्र, बेलामरूम, अजरबैजान, बहरीन। तो आप लोग दुनिया का सबसे छोटा देश या नवीनतम, दोनों एक ही वर्ड हुआ, तो आप लोग मारिएगा दक्षिणी सूडान गणतंत्र, ठीक है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलिए, सॉरी 21 की ओर। लेकिन क्वेश्चन नंबर बैठाने में बड़ा मिस्टेक हो गया, ये 21 हुआ, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26,
मिस्टेक हो गया थोड़ा लिखने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलिए। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश पूछ रहा है, ठीक है, देश नहीं पूछ रहा है, प्रदेश पूछ रहा है। तो न्यूनतम यानी सबसे कम साक्षरता यानी कब सबसे कम शिक्षित प्रदेश पूछ रहा है। तो सबसे कम शिक्षित जो है प्रदेश बिहार है, यानी न्यूनतम यानी कम साक्षरता वाला देश बिहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, ठीक है, बोल रहा है सम्राट अशोक जो है ये भारत में 40 वर्ष तक राज किया, भारत में 40 वर्ष तक राज किया। सम्राट अशोक जो है भारत में कितने वर्ष तक राज किया? तो 40 वर्ष तक, ठीक है। अंग्रेजों ने कितने वर्ष तक भारत पर राज किया या भारत को गुलाम बनाया? तो 200 वर्ष तक। अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि मतलब भारत कितने वर्ष के लिए गुलाम था, तो 200 वर्ष के लिए गुलाम था, ठीक है। तो उसमें 40 वर्ष जो है ये सम्राट अशोक शासन काल में था। तो जिस समय सम्राट अशोक भारत पर 40 वर्ष राज किया, भारत पर 40 वर्ष राज किया, तो उस समय बोल रहा है तो राजधानी का उस समय नाम क्या था? बोल रहा है जिस समय भारत पर अशोक सम्राट ने जब 40 वर्ष तक राज कर रहा था या राज किया, तो उस समय भारत का राजधानी का नाम क्या था? यानी बोल रहा है राजधानी का नाम क्या है, ठीक है। तो राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र, ठीक है। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया कि राजधानी उस समय क्या नाम था? बोल रहा है जिस समय भारत में अशोक सम्राट ने 40 वर्ष तक 40 वर्ष तक राज किया, तो उस समय राजधानी का उस समय नाम क्या था? राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। सिंपल सी सवाल है कि अशोक सम्राट ने 40 वर्ष तक भारत में राज किया, तो उस समय राजधानी का नाम पूछ रहा था, उस समय राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया हो। देखिए मेन पॉइंट यही है, ठीक है। पूछ रहा है उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो आप लोग जानते होंगे कि बिहार से चुना था, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार से चुना गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 और सिखों के 10वें गुरु। अगर क्वेश्चन आएगा सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था, तो गुरु गोविंद सिंह नाम था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में है, दिल्ली, पटना, कोलकाता। तो पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का, अगर ये नहीं क्वेश्चन ये सब हटा देगा, डायरेक्ट लिख देगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में। तो मुंबई में राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट का संस्था जितना भी है व्यवस्था सब हैदराबाद में, ठीक है। चलिए मोबाइल सिम में सिम का अर्थ क्या होता है? सिम देखिए SIM सिम, हिंदी में लिखते हैं सिम, ठीक है। इसका अर्थ पूछ रहा है यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आप लोग मोबाइल तो यूज करते होंगे, सिम भी यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म आज तक आप लोग जानने का प्रयास किया? नहीं जानने का प्रयास किया? चलो हम आज बताते हैं। देखिए मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मार्कर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर सी सुपर इंफॉर्मेशन मास्टर। ऑप्शन नंबर डी सुपर आइडेंटिटी मार्कर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा
करेक्ट आंसर सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, मॉड्यूल, यही हो गया आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 26 तक कंप्लीट हुआ और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 तक करा देते हैं। 27 देखिए क्वेश्चन नंबर 27, किनमें से कौन सी निम्न में से कौन सी भारी पिंड सायंकाल या रात्र में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। बोल रहा है कि मतलब क्वेश्चन का कहना है कि मतलब आकाश में मतलब रात में आकाश में सबसे ज़्यादा कौन सा चमकता है, कौन सा ग्रह चमकता है। ये सब ग्रह का नाम है शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, ठीक है। इसमें ग्रह लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इसमें भी नहीं लिखा है, लेकिन ये सब ग्रह का नाम है। तो रात में आकाश में सबसे ज़्यादा अधिक, ज़्यादा या अधिक बोलो, बात एक ही है, सबसे अधिक कौन चमकता है, तो शुक्र ग्रह सबसे अधिक जो है रात में शुक्र ग्रह चमकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 28 की ओर चलिए, क्वेश्चन 28 की ओर, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है। तो भारत में जो सबसे विशाल समुद्र तट जो है वो कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मतलब लगभग में दिया हुआ है, इतना लगभग होगा, तो ऑप्शन कितना है, 885 मीटर, 8850 मीटर, इसमें जो 8,88,500 मीटर, इसमें 88.5 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 8,850 मीटर, यही है लगभग इसका माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई। सबसे ऊंची पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है, ठीक है। मतलब बोल रहा है रबी फसल जो है उसका कटाई का मौसम किसमें होता है, जनवरी फरवरी, या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जो भी है, इसमें मार्च दिसंबर जून जनवरी, ठीक है। इस चारों में कौन सा है, तो आप लोग बताइए। देखिए मार्च जो है उसमें रबी फसल की कटाई होती है, ठीक है। मार्च महीने में रबी फसल की कटाई होती है। गेहूँ सब जो है मार्च में कटाई उसका होती है, वो सब जो है रबी फसल में आता है, ठीक है। तो टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 30 में 30। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें और सेशन यानी वीडियो को शेयर कीजिए करें, और नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।